फ्रेंड्स, रेसिडेंशियल स्टेटस का थर्ड लेक्चर हमने सेक्शन 6 देखा था। सेक्शन 6 में इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस, एचयूएफ, फॉर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई सभी का हमने रेसिडेंशियल स्टेटस देखा था। नाउ लेट वी सी सेक्शन 5। व्हाट इज सेक्शन 5? स्कोप ऑफ द टोटल इनकम। क्या है? स्कोप ऑफ द टोटल इनकम। लेट वी सी हमारा इंसिडेंस ऑफ टैक्स यानी टैक्स लायबिलिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारा टैक्स लायबिलिटी 3 कंसिडरेशन 3 पॉइंट्स पे डिस्कशन करना है। सबसे पहला रेसिडेंशियल स्टेटस जो हमने देख लिया, कोई भी इनकम किसको टैक्सेबल है उसके लिए 3 पॉइंट डिस्कस करने हैं। सबसे पहले असेसी का रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है, वो ओआर है, आर है या एनआर है। एंड उसके बाद अक्रूवल एंड रिसीव्ड इनकम। अक्रू कहाँ पे हुई है? बिजनेस प्लेस इंडिया में है तो अक्रूड इन इंडिया, असेट इंडिया में है तो अक्रूड इन इंडिया, जॉब इंडिया में प्रोवाइड किया है तो अक्रूड इन इंडिया। यहाँ के हमारे बैंक अकाउंट में मिला है हमें तो रिसीव्ड इन इंडिया, यहाँ हमें कैश मिली है तो रिसीव्ड इन इंडिया, वेदर एक्चुअल और डीम। आपको नहीं आपके डीडीएस काट के अकाउंट में डिपॉजिट करवाया, आपका पीएफ काट के पीएफ में डाल दिया तो वो सब डीम्ड में आएगा। एंड पॉइंट ऑफ टाइम एट विच इट इज अक्रूड, कौन से पॉइंट ऑफ टाइम में हमारा इनकम अक्रू हुआ या रिसीव्ड हुआ ऑन बिहाफ ऑफ असेसी। लेट मी सी 3 पॉइंट हमें देखना है। तो सबसे पहले रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। फ्रेंड, आगे हमें चार्ट भी दिया हुआ है, लेकिन ये चार्ट आप लिख लोगे तो आपको ये पूरा थियरी समझना इजी रहेगा। ओआर, आर एंड एनआर। सबसे पहले अक्रूड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया, टैक्सेबल all 3. Now deemed to accrued in India, deemed to accrued in India, taxable all 3. Received in India, taxable all 3. Deemed received in India, ऐसा आप मान रहे हो कि आपको ये मिला है, आपके अकाउंट में मिला है, इसीलिए टैक्सेबल टू ऑल। ये क्या हुआ? इंडियन इनकम, इंडियन इनकम टैक्सेबल टू ऑल। आर है, ओ आर है, एन आर है, सभी को टैक्सेबल होगा इंडियन इनकम। नाउ फॉरेन इनकम, अक्रूड, रिसीव्ड, सब आउटसाइड इंडिया, अक्रूड, रिसीव्ड, सब आउटसाइड इंडिया, लेकिन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम इंडिया, टैक्सेबल फर्स्ट टू। अदर इनकम, अक्रूड रिसीव्ड आउटसाइड है, अक्रूड रिसीव्ड आउटसाइड है अदर इनकम में, तो सिर्फ ओआर, सिर्फ ओआर। अक्रूड रिसीव्ड आउटसाइड है, बिजनेस इनकम है, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो फर्स्ट टू। अक्रूड रिसीव्ड आउटसाइड है, अदर इनकम है, अदर इनकम ओनली ओआर, अदर इनकम ओनली ओआर। ये फॉरेन इनकम है, ये क्या है? फॉरेन इनकम। फर्स्ट फॉरेन इनकम फर्स्ट 2 में टैक्सेबल एंड लास्ट है ओनली फर्स्ट में। रेमिटेंस, अर्लियर जिस पे आपने टैक्स भर दिया है, रेमिटेंस रिसीव बेस्ड टैक्सेबल हो सकता है, रेमिटेंस जब ट्रांसमिट होगा तब टैक्सेबल नहीं होगा। ये चार्ट सामने रख के थियरी पढ़ोगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले आर एन ओ आर है, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। इसमें क्या है? ग्लोबल, रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, अक्रूड, डीम्ड टू बी अक्रूड, इन इंडिया। वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या इंपॉर्टेंट है? इन इंडिया तो भी टैक्सेबल, एंड आउटसाइड इंडिया है तो भी टैक्सेबल। क्यों? ओआई में ग्लोबल इनकम टैक्सेबल, ओआई में ग्लोबल इनकम टैक्सेबल। वही चीज यहाँ पे आपको बोला है कि इनकम इन सिंपल टर्म्स में ओआर है,
उसको टैक्स पे करना है, ऑन टोटल इनकम करना है, ऑन टोटल इनकम करना है, वेदर यू रिसीव्ड इनसाइड इंडिया और आउटसाइड इंडिया, टोटल इनकम इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, OR को टैक्सेबल, OR को टैक्सेबल। लेट वी सी, कीप कंटिन्यू। नेक्स्ट, ओनली आर, क्या बोलते हैं? ओनली आर, ओनली आर में अक्रूड रिसीव्ड इंडियन इनकम तो टैक्सेबल है ही, लेकिन फॉरेन इनकम है ना, वो भी कंट्रोल फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया है ना, तो टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे पॉइंट कौन सा रहेगा? बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। आपका टोटल इनकम कौन सा टैक्सेबल रहेगा? ओनली आर, नॉट OR, नॉट OR। रिसीव्ड एंड डीम्ड टू बी रिसीव्ड, अक्रूड एंड डीम्ड टू बी अक्रूड, एंड कंट्रोल, एंड कंट्रोल। आप अभी देखेंगे ना तो हमने वही लिखा है, आय में ये सब अक्रूड एंड रिसीव्ड है, ये है वो कंट्रोल है। लेट वी सी, जो इनकम है अक्रूड बाहर है, रिसीव्ड भी बाहर है, रिसीव्ड भी यहाँ नहीं हुआ है, वो सब इनकम आय में इंक्लूड नहीं होगा। NR, नॉन रेसिडेंट, ओनली इंडियन इनकम, क्या है? ओनली इंडियन इनकम। इंडियन इनकम कब होगा? accrued in India, deemed to be accrued in India, and received in India, and deemed to be received in India. Any income arised outside India not taxable in case of a OR. OR है, no, NR, sorry, NR को outside income taxable नहीं होगी। Let me see, यहाँ पे एग्जाम्पल अच्छा दिया हुआ है। सीफेयर, एक नाविक है, नॉन रेसिडेंट नाविक है, उसको रेम्यूनरेशन NRE अकाउंट में मिलता है। दो अकाउंट होते हैं, NRE, NRO। दोनों अकाउंट कौन बनाता है? नॉन रेसिडेंट। कौन ओपन करवाता है? नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट इंडिया में कुछ अर्न करता है तो NRO में आता है, इंडिया बाहर कुछ अर्न करता है तो NRE में आता है। NRE यानी रिसीव्ड देयर, आउटसाइड आपको मिला हुआ है। ये नॉन रेसिडेंट सीफेयर है, उसने NRE अकाउंट में जो अमाउंट मिला है वो टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों? नॉन रेसिडेंट है, अक्रूड रिसीव्ड आउटसाइड है, अक्रूड रिसीव्ड आउटसाइड है, अक्रूड रिसीव्ड आउटसाइड है। लेट मी सी, रेसिडेंस स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, हमने अभी जो चार्ट बनाया था वही है। रिसीव्ड यस, अक्रूड यस, इंक्लूडेड, डीम्ड टू बी अक्रूड, डीम्ड टू बी अक्रूड, सभी में टैक्सेबल। लेकिन आउटसाइड अक्रूड एंड रिसीव्ड है, अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड है। कंट्रोल कहीं पे भी है OR में टैक्सेबल, कंट्रोल इंडिया में ही है तो ही R में टैक्सेबल, NR में नॉट टैक्सेबल। OR को ग्लोबल इनकम टैक्सेबल, R को इंडियन इनकम प्लस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया टैक्सेबल, एंड NR में ओनली इंडियन इनकम टैक्सेबल होगा। उसका एक एग्जाम्पल भी आपको दिया है। लेट मी सी एग्जाम्पल, सीधा आंसर। टोटल इनकम फाउंड करना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी के शेयर है, इंडियन कंपनी के शेयर है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ द शेयर्स, अक्रूड इन इंडिया टैक्सेबल टू ऑल, अक्रूड इन इंडिया टैक्सेबल टू ऑल। अभी जापान की कंपनी है, जापान में मिला, अक्रूड भी बाहर है, रिसीव्ड भी बाहर है, तो ओनली फर्स्ट, तो ओनली फर्स्ट। प्रॉपर्टी भी लंदन में, रेंट भी लंदन में मिलता है, ओनली फर्स्ट। डिविडेंड है, इंडियन कंपनी का है, इंडियन कंपनी आए वो OR है, इंडियन कंपनी में से कुछ भी इनकम होगा तो टैक्सेबल टू ऑल, तीनों में टैक्सेबल होगा। एंड एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, एग्रीकल्चर इनकम 10(1) में एग्जम्प्ट है। और यहाँ पे आपको जो प्रॉपर्टी इनकम दिया है ना वो 75,000 दिया है क्वेश्चन में, तो उसमें से 30% हम जब हाउस प्रॉपर्टी करेंगे ना तब सीखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होता है GAB में से। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिया है 30%, ऐसा मत बोलना सर क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन ये हमारा जब हाउस प्रॉपर्टी करेंगे तब का रूल है। फ्रेंड्स रिमेंबर दैट, कीप कंटिन्यू।
रिसीव्ड एंड डीम टू बी रिसीव्ड। डीम टू बी रिसीव्ड किसको बोलेंगे? ऑल असेसी सभी है, आर वार इनार सभी लोगों को रिसीव्ड एंड डीम टू बी रिसीव्ड है वो टैक्सेबल करना है। टैक्सेबल करना है, टोटल इनकम में इंक्लूड करना है, इमीडिएटली टैक्सेबल करना है। कोई भी इनकम पहले आपको फर्स्ट ओकेशन पर मिला था, जब आपको कंट्रोल हुआ था तभी टैक्स भरना है। एक बार मिला था, बाद में रेमिट और ट्रांसमिट किया है तो वो रिसिप्ट नहीं है। रिसिप्ट यानी आपको फर्स्ट टाइम जो मिला है तब मिला है, बाद में ट्रांसफर किया है तो वो आपका रिसिप्ट नहीं है, रेमिटेंस है। रेमिटेंस टैक्सेबल नहीं होगा। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड। डीम्ड टू बी रिसीव्ड यानी हम सैलरी करेंगे तब मालूम पड़ेगा। एम्प्लॉयर है 12% तक आईपीएफ एंड 9.5% तक उसका इंटरेस्ट क्रेडिट कर सकता है। उससे ज्यादा किया है एम्प्लॉई के अकाउंट में किया है, एम्प्लॉई को हाथ में नहीं दिया है, लेकिन एम्प्लॉई के अकाउंट में 12% से ज्यादा आईपीएफ 9.5% से ज्यादा इंटरेस्ट दिया है तो वो डीम टू बी रिसीव्ड माना जाएगा। 12% एंड 9.5%। लेट मी सी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई के 80 सीसीडी के पेंशन अकाउंट में डाला है कंट्रीब्यूशन तो भी डीम टू बी रिसीव्ड। तो भी क्या होगा? डीम टू बी रिसीव्ड। लेट मी सी, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है वो एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट दोनों ट्रांसफर किया है। यानी पहले आप एक्स कंपनी में थे, वो रजिस्टर्ड नहीं थी, यूआईपीएफ था, अभी आप वाई में आए, वो आईपीएफ है, एक्स में से वाई में ले गए तो वाई में जो आप बैलेंस ले गए उसका इंटरेस्ट ले गए वो डीम टू बी रिसीव्ड, क्योंकि आईपीएफ के अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। आईपीएफ में विड्रॉ करोगे आफ्टर 5 इयर्स तो टैक्सेबल नहीं है, इसलिए ट्रांसफर बैलेंस टैक्सेबल। रिपीट कर रहा हूँ, डीम टू बी रिसीव्ड आपके टीडीएस अकाउंट में डाल दिया, आपका 80 सीसीडी का पेंशन ले लिया, आपको 12% ज्यादा पीएफ क्रेडिट दिया, आपको 9.5% ज्यादा उसका इंटरेस्ट क्रेडिट दिया, तो ऐसे सब सिचुएशन में वो डीम टू बी रिसीव्ड माना जाएगा। एंड ट्रांसफर ऑफ बैलेंस में आप अभी यूआईपीएफ में आपका अमाउंट पड़ा था वो आईपीएफ में ट्रांसफर किया है, तो जब आईपीएफ में से विड्रॉ करोगे तब एग्जाम हो सकता है, इसीलिए ट्रांसफर के टाइम ही उसको डीम टू बी रिसीव करके टैक्सेबल कर देना है। नाउ अक्रूइंग एंड अराइजिंग, लेट वी सी व्हाट इज अक्रूइंग। आपका राइट टू रिसीव जो अराइज हो जाता है, ड्यू एंड अक्रूड 2 वर्ड होते हैं, तो राइट टू रिसीव अराइज है तब अक्रूड है, आप इन्फोर्स करवा सकते हो तब वो ड्यू है। आप 1 दिसंबर से काम चालू करोगे तो अक्रूड चालू हो जाएगा, लेकिन आप क्लेम नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे को कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे, तो ड्यू अक्रू है लेकिन ड्यू नहीं हुआ है। हम मजाक में बोलते हैं, आप जब शादी करके बाद में बोलते हो अक्रू हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, सीए खत्म करने के बाद आना, तो ड्यू कब होगा? जब आप इन्फोर्स राइट करोगे तब, जब आपको मिलेगा तब। यहाँ पे भी फर्स्ट डे से अक्रू हो जाता है, इंटरेस्ट है, सैलरी है, लेकिन जब आप इन्फोर्स राइट करवा सकते हो तभी ड्यू माना जाता है। यहाँ पे भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इंटरेस्ट है, साल में 2 बार मिलता है, जुलाई एंड जनवरी। जुलाई से दिसंबर तक अक्रू हुआ है, लेकिन ड्यू है वो 1 जनवरी को हुआ है। एक बार कोई भी इनकम अक्रूअल बेसिस टैक्सेबल हुआ तो फिर रिसीव बेसिस टैक्सेबल नहीं होगा। कोई भी इनकम है वो आपको एक ही बार टैक्स भरना है, 2 बार नहीं। एक बार अक्रूड आउटसाइड इंडिया हो गया, बाद में आप रेमिट करते हो तो डीम टू बी रिसीव्ड नहीं है। अल्दो आपने बैलेंस शीट में दिखाया है तो भी वो डीम टू बी रिसीव्ड नहीं है। कोई भी इनकम अक्रू है, डीम टू बी अक्रू है तो वो टैक्सेबल होगा, लेकिन सब्सिक्वेंटली रिसीव बेस फिर से वो टैक्सेबल नहीं होगा, फिर से वो टैक्सेबल नहीं होगा।